अब जेईई मेन के रोटेशन चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क्स ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R आर वेल्डेड सिमेट्रिकली एज शोन, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P इज। तो ये 7 डिस्क है जो कि बेल्ड कर दिया है, ठीक है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किससे, तो P पॉइंट से एक एक्सिस पास कर रहा है, यहाँ से P पॉइंट से एक एक्सिस पास कर रहा है जो इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर। सबका सिमेट्रिसिटी से पता चल रहा होगा कि सातों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो ये सातों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल देंगे और फिर क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अब सातों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कैसे निकलेगा, इसके अबाउट। तो हम क्या करेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे और शिफ्ट कर देंगे, ठीक। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके शिफ्ट करेंगे सबका, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, ठीक है, पूरे सिस्टम का। फिर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो चल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और ये एक्सिस भी रहेगा क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, तभी तो इसमें हम लोग लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके अबाउट निकालना है तो कैसे करेंगे, तो पहले इसका वाला हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर है तो mr²/2 हो जाएगा। ये वाला कौन किसका हो गया, सेंट्रल वाला का हो गया, ठीक है, सेंट्रल डिस्क का। प्लस अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कैसे निकलेगा, तो इसके अबाउट निकालेंगे और शिफ्ट करेंगे। तो देखो इसमें और इसमें कितना का दूरी है, R और R 2R का। तो पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, mr²/2। ये किनारे वाले के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसको अब शिफ्ट करिएगा तो ये बराबर हो जाएगा m2r का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसके अबाउट निकाले फिर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल दिए और जितना इसका होगा इसके अबाउट, इन सब का भी इस पॉइंट के अबाउट उतना ही होगा सिमेट्रिसिटी से। तो ऐसा ऐसा कितना डिस्क है, 6, तो 6 कर दिए, ठीक है। तो यही टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा O पॉइंट के अबाउट, ठीक है, और एक्सिस होगा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसको देख लीजिए कर करके। तो ये हो गया mr²/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और यहाँ से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 + 9 तो mr²/2 × 6 इतना हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 9 × 6 = 54 और 1 = 55, ठीक है। तो 55 mr²/2 इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट। और ये वाला एक्सिस है जो कि पूरे के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और हमको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। इसके अबाउट निकाल लिए, फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, प्लस अब है जो कि शिफ्टिंग करना है तो टोटल का मास इनटू कितना दूरी हो गया, देखो तो यहाँ से यहाँ पर तो R R R, तो ये 3R हो गया। तो टोटल मास कितना हो गया, 7m इनटू वो गैप है कितना का, 3R का। तो mr² हो गया, इतना शिफ्टिंग के कारण हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 55 mr²/2 प्लस ये कितना हो गया, 9 और 7 63 इतना mr², ठीक है। तो इसको ऐसा कर देते हैं, यार कैसे कर दीजिए, जान कर करके 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये 2 ऐसे रह गया। तो ये हो गया कितना, 55
mr² प्लस 6 इतना mr²/2। तो ये किसके बराबर हो गया? तो 6 और 5 11, ठीक है, 5 2 7 और 1 इतना /2 mr²। इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा 6 5 11 हो गया ना, यहाँ पे ऐसा होगा, तो 5 2 7 1 8 होगा इतना। तो इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो 181/2 mr²। ठीक है, तो कुछ था नहीं इसमें, आपको क्लास में ही करवा चुके थे कि किसी भी पॉइंट के अबाउट पूछेगा, ठीक है, और वो सेंटर ऑफ मास नहीं रहेगा तो पहले उसके पैरेलल आप क्या करिए कि सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करिए और इसके अबाउट निकालिए। इसके अबाउट निकलेगा, शिफ्ट करके इसके अबाउट निकाल लेंगे। इसका मतलब हमारा इंटेंशन अब क्या हो गया कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। तो इसका तो डायरेक्ट निकल जाएगा इसके अबाउट, लेकिन इसका निकालना होगा इसके अबाउट। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे। समझना जी, ये वाला है जो इसका सेंटर ऑफ मास है और ये वाला है जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। इसलिए हम लोग पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, तब शिफ्ट करेंगे। क्लास में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो यही वाला होगा, ठीक है। दिया हुआ है फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास 9m ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड एज शोन इन दी फिगर। ठीक है, रिमूव किया गया है r/3 रेडियस का। बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क इज। तो ये बोल क्या रहा है कि एक डिस्क है, ठीक है, और इसका मास कितना दिया हुआ है? तो इसका टोटल मास 9m दिया हुआ है और रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक स्मॉल डिस्क जो है ना, इससे काट कर करके निकाल लिया गया है, तो यही वाला रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, और इसका जो रेडियस है ये वाला कितना है? r/3 है। तो ये टोटल R है और ये वाला r/3 हो गया रेडियस। ठीक है, तो ये r/3 हो गया, तो ये वाला कितना रह गया? तो ये 2r/3 हो जाएगा। r माइनस r/3, तो ये 2r/3 हो गया। ठीक है, तो क्लास में तो हम आपको कराए हुए हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी कहेगा निकालने के लिए तो पहले इसको भर देंगे, पूरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके घटा देंगे। किसके अबाउट? तो जिसके अबाउट पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, माने इस पॉइंट से एक एक्सिस पास करेगा। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके अबाउट हम टोटल का कैलकुलेट कर लेंगे और इसके अबाउट इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे और बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे तो चल आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो आई रिमेनिंग पोर्शन किसके बराबर हो जाएगा? तो पहले टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, पहले भर भी देंगे इसको। ठीक है, तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे। तो ये डिस्क ना है जी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मास, तो mr²/2 इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा टोटल का इसके अबाउट। अब हम लोग इसका निकालेंगे इसके अबाउट, तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, आप फिर शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मास चाहिए आपको, तो इसका मास क्या होगा? तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका जो रेडियस है वो 1/3 है। तो मास जो होगा वो 1/3 का स्क्वायर मैंने 1/9 टाइम्स होगा। ये क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिस्क है, तो इसके रिस्पेक्ट में रेडियस 1/3 है, तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका मास 1/3 का स्क्वायर मैंने 1/9 टाइम्स होगा। तो ये 9m है, इसका मतलब इसका मास कितना होगा? m होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आप फिर शिफ्ट करेंगे। तो टोटल में से आप घटाइएगा इस पोर्शन वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट,
निकाल के, तो इसके अबाउट पहले कितना हो जाएगा उसका, तो हो जाएगा m उसका जो रेडियस है तो mr²/2 इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा इसके अबाउट। अब फिर शिफ्ट कर दीजिए तो शिफ्ट तो इतना ही से होगा, तो ये बराबर हो जाएगा m और ये डिस्टेंस कितना है 2r/3, तो 2r/3 का स्क्वायर। ऐसा सवाल बहुत सारा हम लोग क्लास में किए हैं। तो ये बराबर हो जाएगा किसके 9mr²/2 माइनस देख लीजिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा mr², ये 9 हो गया 2 तो 18 हो गया यहाँ पे, प्लस ये हो गया 4 या 9 तो ये हो गया 4mr²/9 यही हो गया। ठीक है, तो इसको डील करते हैं तो जानबूझ करके ऐसा करते हैं, तो नीचे 18 ही हो गया, तो 8 1 9, तो ये बराबर हो गया, ये तो हो गया 9mr²/2 माइनस ये हो गया 8 1 9, तो 9mr²/18। ठीक है, तो कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा mr²/2 और यहाँ से हो गया 8mr²/2, तो ये हो जाएगा 4mr²। तो इसमें कुछ था नहीं, क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। एक आपको प्लस माइनस सिग्मा भी भर के बताए थे, लेकिन वो कंपटीशन के लिए उतना अच्छा नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, तो 4mr²/2 हो गया, इसमें कुछ नहीं है, आपको पता चल रहा होगा। दिया हुआ है ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पॉइंट बी एट द एंड ऑफ एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। बी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन दिया हुआ है। कह रहा है द एंगल थीटा दैट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज गिवन बाई। अच्छा, तो उस फोर्स के कारण मोमेंट ऑफ द फोर्स मतलब टॉर्क, मोमेंट ऑफ द फोर्स का मतलब टॉर्क, तो उस फोर्स के कारण इस बॉडी पर मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो ये एल शेप्ड है, ये ए है, ये वाला दिया हुआ है 4 मीटर और ये कितना दिया हुआ है 2 मीटर, और यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इससे कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो बोल रहा है कि इस थीटा का वैल्यू क्या हो कि इस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करे। तो एक जनरल अप्रोच क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि इस फोर्स को आप पहले तोड़ दीजिए, तो फोर्स को तोड़िएगा तो एक इस डायरेक्शन में लगेगा कितना F cos थीटा, और इसका एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना लगेगा F sin थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पहले लिखिए, तो टॉर्क नेट कितना हो जाएगा, तो टॉर्क नेट किसके बराबर हो जाएगा जी, तो ये वाला फोर्स और यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी, समझ में आ रहा होगा, इसके कारण यहाँ पर टॉर्क कितना होगा, तो फोर्स और परपेंडिकुलर दूरी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लाइन ऑफ फोर्स इतना इधर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, तो हो जाएगा F cos थीटा इंटू 4, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो फोर्स इधर है और R इधर है, तो फोर्स इधर है तो ऐसे रोटेट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अभी इसके कारण हम लोग देखते हैं, तो फोर्स इधर है इधर, और परपेंडिकुलर दूरी तो लाइन ऑफ फोर्स है जो कि ऐसा है, और परपेंडिकुलर दूरी ये वाला है R परपेंडिकुलर, तो इसके कारण कितना हो जाएगा, तो F sin थीटा इंटू ये वाला तो 2 है, और डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जब ऐसे खींचेगा तो ये रड ऐसे घूमेगा, मतलब ये भी ऐसे ही कर रहा है, तो दोनों का सेंस सेम है रोटेशन का, तो सीधे ऐड कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा F sin थीटा इंटू 2। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके कारण भी रड ऐसे घूम रहा है और इसके कारण भी देखिएगा तो यहाँ पर ऐसे खींचिएगा तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो दोनों का सेंस सेम है, तो टॉर्क नेट इतना हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं, तो ये बराबर हो गया किसके, तो 2F को बाहर कर दीजिए, तो ये हो गया 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, ये वाला हो गया। और अब तो बहुत सारा तरीका है, एक तो हम लोग मैथ में भी जानते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला मैक्सिमम होगा, थीटा वेरिएबल है, फोर्स तो का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, ये वाला वेरिएबल है,
तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ये वाला क्या है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है। तो एक तो समझ में यही आ रहा होगा कि ये वाला ये पोर्शन जब मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो एक तो मैथ के नॉलेज से करते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा के बगल में कितना है 1 और कॉस थीटा के बगल में कितना है 2। तो इतना जब होगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2 इतना ही हो जाएगा। अच्छा, टेन थीटा के टर्म में दिया तो टेन थीटा इक्वल टू 1/2 ये वाला हो गया। और अगर इस ढंग से नहीं करना है, अच्छा मैक्सिमम कितना होता तब भी बता सकते थे। ये हुआ कि मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम कितना होगा, तो इसका मैक्सिमम कितना होता था, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो मैक्सिमम होता √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता √5। तो 2√5f कितना हो जाता √5 का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा तो 2√5। ऐसे हम बताना चाह रहे हैं कि अगर टॉर्क मैक्सिमम पूछेगा तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये वाला होगा 2f इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, √a² प्लस b²। तो ये √5 हो जाएगा, तो 2√5f। तो ये पूछा है नहीं, अगर पूछता कि उस फोर्स के कारण बताइए मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा है, तो इतना, तब तो ये वाला हम लोग करते ही नहीं, डायरेक्ट बताते कि मैक्सिमम इतना लग रहा है मैथ के नॉलेज से। और ये भी मैथ के ही नॉलेज से किए हैं कि टेन थीटा इतना हो गया। और अगर जो मैथ वाला नहीं लगाना है तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो कभी भी मैक्सिमम मिनिमम पूछता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क को डिफ्रेंशिएट करते थीटा के रिस्पेक्ट में, उसको 0 के बराबर करते। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो 2f तो बाहर ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा को 0 करिए। तो यहाँ से कितना आ गया, तो ये 0 हो गया, ये वाला हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और 1 इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू इतना आ गया। अब ये वाला मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसे हम क्लास में भी आपको बताए हैं कि अगर डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक डाटा आया तो तुम समझ जाना कि मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमा ही होगा, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम ही होगा। जब 2-3 डाटा आता तब हम लोग क्या करते कि चेक करते। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नहीं तो आप डबल डिफ्रेंशिएशन कर भी सकते हैं, इसी को डबल डिफ्रेंशिएशन में ला दीजिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2f तो रह जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो -2 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, माइनस साइन थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये इसका वैल्यू कितना आएगा देखो डबल डिफ्रेंशिएशन वाला का। तो ये किसके बराबर हो गया, -2f, ठीक है, और ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस ये टोटल टर्म क्या है, लेस देन 0 है। तो ये वाला मैक्सिमा देगा, लेस देन 0, डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 तो मैक्सिमा देगा। ऐसा कोई मतलब नहीं है, एक बार में एक ही डाटा अगर आएगा डिफ्रेंशिएशन करके 0 करने पर तो सोचना नहीं, मैक्सिमा पूछेगा तो मैक्सिमा ही होगा, मिनिमा पूछेगा तो मिनिमा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। और अगर मैथ का नॉलेज है तो आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो किसी भी ढंग से करिए। हालांकि इसका सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता समझने का प्रयास करना। क्लास में भी हम थोड़ा सा चर्चा किए थे कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मिटा रहे, इसका सबसे बेहतरीन अप्रोच ये होता कि फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और इस फोर्स के कारण इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो क्या करिए ना कि यहाँ से इस पॉइंट को पहले आप मिला दीजिए। तो आप ऐसे मिला दिए इस पॉइंट को, तो ये हो गया कितना 2 और ये वाला 4 है। तो अगर ज़रूरत पड़ता तो ये लेंथ निकल भी जाता, खैर छोड़ो उसको। तो ये वाला हो गया
फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये वाला हो गया ए पॉइंट से डिस्टेंस। तो इस फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाला फोर्स इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। थोड़ा सोचो तुम, अपने ही पता चल जाएगा। क्लास में भी हम थोड़ा सा बोले थे कि कभी भी फोर्स को बदलना रहेगा। फोर्स को बदलना मतलब क्या, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं, उसके डायरेक्शन को। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर फोर्स लगता है ना और जिसके अबाउट निकालना उसको मिला देते हैं, और जब फोर्स है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। यह क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, क्यों होगा वो सब भी बता चुके थे, ठीक है। क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका कंपोनेंट टूटेगा, जैसे कंपोनेंट टूटेगा तो इसका वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ये वाला कितना है 90 डिग्री, क्लास में डिस्कस कर दिए थे छोटू, ठीक है। तो अब ऐसे तुम समझो कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तभी तो ये 180 डिग्री होगा। और ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये थीटा है। तो ये जब 90 डिग्री होगा तब इस फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो ये जब 90 होगा तब मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये जब इतना होगा तब मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये जब इतना होगा तब मैक्सिमम होगा। और यहाँ से तुमको चूँकि टेन थीटा में डाटा दिया है तो टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इतना बटा इतना, तो 2/4। तो टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर आ गया 1/2, ठीक है। तो है एक ही प्रॉब्लम, लेकिन अगर मेथड के हिसाब से देखिए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये वाला 3 हो गया। इसको हम क्लास में डिस्कस किए थे जी, क्या कि मैक्सिमम टॉर्क का बात करेगा तो दो चीज़ है, या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ाइएगा क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा। और अगर डायरेक्शन को चेंज करना है तो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को पहले मिलाइए, जिसके अबाउट निकालना है मिला दिए, और मैक्सिमम तभी होगा जब लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा। वो जो मिलाए हैं ना लाइन को उसके परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तब भी इधर से आ गया, जैसे प्रोसीड करिए। दिया हुआ है ए यूनिफॉर्म रड ए बी इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट एक्स, ठीक है, एट ए वेरिएबल डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम ए, ओके, एज शोन, ठीक है। टू मेक द रड हॉरिजेंटल ए मास स्मॉल m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड ए, ओके। एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि इधर अगर ज़्यादा लेंथ रहेगा, चूँकि यूनिफॉर्म है तो इधर मास ज़्यादा होगा, इधर मास कम होगा, तो इसके इधर चूँकि मास ज़्यादा है तो ये ऐसे झुकेगा। तो इसको हॉरिजेंटल करने के लिए एक इधर एक्स्ट्रा मास लगा दिया गया, ठीक है, ताकि क्या हो कि इसके लगने से ये थोड़ा सा जो पहले ऐसे था उसको ऐसे करे, मतलब हॉरिजेंटल कर दिया, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो इधर मास ज़्यादा है तो ये ऐसे झुक जाएगा, और इसको हॉरिजेंटल करना है, इसका मतलब इस डायरेक्शन से खींचना पड़ेगा, तो एगो मास m यहाँ लगा दिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बोल रहा है कि ए सेट ऑफ mx वैल्यूज इज रिकॉर्डेड। अच्छा, तो कह रहा है कि अलग अलग m के लिए x का वैल्यू क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया, एक तरह से तुम ऐसे समझो, ठीक है। तो कह रहा है द एप्रोप्रिएट वैल्यूज, सॉरी, द एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स दैट गिव ए स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड आर। अच्छा, तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि अलग अलग m रखा गया और क्या किया गया, x क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया। तो ढेर सारा डाटा आएगा, तो बोल रहा है कि किसके बीच में ग्राफ बनाएं, जैसे कि m और 1/x² के बीच में ग्राफ बनाएं, या m और x² के बीच में ग्राफ बनाएं, या इसके बीच में ग्राफ बनाएं, या इसके बीच में ग्राफ बनाएं। किसके बीच में ग्राफ हम बनाएं कि हमको क्या हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन किसके बीच में होगा, मतलब दिस वर्सेस दिस, तो वही खोजना है हमको कि दिस वर्सेस दिस में ये दोनों दिस जो है वो कौन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और इक्वेशन लिखने के लिए जो कंडीशन दिया है वहाँ से आप प्रोसीड करिएगा। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से एक
रड जो है, ठीक है, सस्पेंड हो रहा है और ये हॉरिजेंटल है, कंटिन्यू हॉरिजेंटल है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये भी आपको समझ में आ गया कि ये इक्विलिब्रियम में होगा। जब कंटिन्यू हॉरिजेंटल में है तो इक्विलिब्रियम में होगा। और यहाँ से एक स्मॉल मास जो हैंग कर रहा है, ठीक है, और रड का मास भी नहीं दिया है और लेंथ भी नहीं दिया, सिर्फ बोल रहा है क्या, यूनिफॉर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका लेंथ कैपिटल एल मान लेते हैं और मास कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। चूंकि इक्विलिब्रियम करना है तो नेट टॉर्क को जीरो करना है तो मास और लेंथ का जरूरत तो पड़ेगा। तो हम लोग क्या ये दिए हुए हैं, ये कितना दिए हुए हैं, x दिए हुए, ठीक है। तो हम लोग को इक्विलिब्रियम करना है तो बेहतर है कि इस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम करें। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे किसी पॉइंट को पकड़ोगे तो एगो टेंशन जो अननोन होगा, टेंशन का वो चर्चा कर नहीं रहा है, तो क्या होगा कि टेंशन एक एक्स्ट्रा अननोन हो जाएगा तो वेरिएबल बढ़ जाएगा, तो क्वेश्चन क्या होगा, लेंदी होगा। तो आपको हम क्लास में पढ़ाते वक्त ही बताए थे कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट जीरो करते हैं जिस पॉइंट के अबाउट वेरिएबल है, उसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो इस टेंशन के कारण यहाँ तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो बाकी के कारण हम लोग टॉर्क इस पर निकाल देंगे। तो बाकी कारण टॉर्क कौन कौन लगाएगा, तो एक तो यहाँ पर लगेगा mg, ठीक है, अरे इसका mg लगेगा, ठीक है, इस रड का mg, तो इस रड का mg इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, इस रड के सेंटर ऑफ मास से, तो इतना होगा। तो इसका mg, इसका mg और इस पर टेंशन, तो चूंकि इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो टेंशन का तो कोई लोचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कैसे होगा, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क नेट इसका जीरो होना पड़ेगा, और टॉर्क नेट जीरो तभी होगा इस दोनों के कारण जब एक इधर करे और एक इधर कर रहा है, ठीक है, और वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये वाला टोटल लेंथ अगर l है, ठीक है, तो ये वाला l/2 हो जाएगा, ये x है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि ये l/2 माइनस x हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क जीरो कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसी पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट भी आप जीरो कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि टेंशन को कैलकुलेट करने लगिएगा तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करते हैं, तो mg, और चूंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, तो परपेंडिकुलर दूरी यही वाला हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो टॉर्क नेट जीरो करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इसके कारण टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, तो mg इंटू ये परपेंडिकुलर दूरी x, तो mg इधर है, ये परपेंडिकुलर दूरी, तो mg खींचेगा तो रड को ऐसे घुमाना चाहेगा, इसको देखिएगा तो mg इधर है और डिस्टेंस ये है तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो उसका क्या हो जाएगा, mg इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, l/2 माइनस x। टेंशन के कारण तो होगा नहीं क्योंकि इसके अबाउट टॉर्क जीरो होगा टेंशन के कारण, इसीलिए तो हम इस पॉइंट को चूज किए। आप समझ रहे होंगे ये सबसे अच्छा मेथड है, अदरवाइज प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा। तो ये हो गया mx इक्वल टू ml/2 माइनस mx। तो यहाँ से क्या हो गया, अच्छा जी ये नहीं बोला है कि बाई एक्सिस पर किसको लेना है और एक्स एक्सिस पर किसको लेना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक स्मॉल m है चारों ऑप्शन में, तो स्मॉल m को तो अकेला ही पकड़ना है, ठीक है। तो स्मॉल m को अकेला पकड़ना है तो इसको अकेला रहने दीजिए और उसको उधर फेंक दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा ml/2x माइनस m। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब हमको स्ट्रेट लाइन टाइप का बनाना है, तो अगर जो इसको हम बाई बोल दें और स्ट्रेट लाइन बनाना है, x वेरिएबल है तो यहाँ पर 1/x को ही मानना पड़ेगा। तो 1/x को अगर x कर दें, 1/x को, और ये वाला कौन है, स्मॉल m है, ठीक है, तब तो स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा। बाई इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पर c निगेटिव हो जाएगा, वो तो खैर छोड़ो जो भी हो। समझ में आया क्या बोले, इसको अगर बाई आप मानते हैं अब स्ट्रेट लाइन चाहिए और x को पकड़ना है तो 1/x को पकड़ लीजिएगा आप,
तो इसका मतलब 1/x और m के बीच में ग्राफ बनेगा, तब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। वो तो वहाँ देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि m और 1/x को पकड़िएगा तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा और नेगेटिव पर कट कर रहा होगा, माने ये -m होगा। एक्चुअली में ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा इस टाइप का, ठीक है। वो तो आपको पता चल रहा होगा कि किसको लेना है, तो m और 1/x को लीजिएगा तो चल आएगा, ठीक है। और अगर जो आप m के जगह पर x पुट करना चाहते हैं तो 1/x के जगह पर y पुट करना पड़ेगा आपको, आप ऐसा भी कर सकते हैं। दो ही केस है, चूंकि चारों ऑप्शन में m अकेला है तो m को कुछ ना कुछ तो मानना ही है आपको, तो m को अगर y मानिएगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर m को x मानिएगा तो इसको x करिए, तो ये हो जाएगा ml/2। तो अगर x के जगह पर y मान लीजिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, तो हर हालत में 1/x को ही y मानना पड़ेगा, तब है जो कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पॉसिबल है। तो इस केस में क्या किए कि स्मॉल m को हम लोग क्या मान लिए x, और 1/x को क्या मान लिए, y मान लिए, उधर कर कैसो करिए वही हो जाएगा। तो ये हो गया 1/x को हम लोग y मान लिए, तो अगर ऐसा कर दीजिएगा तब भले हो जाएगा क्या, y = तो इसको तो पहले आप इधर फेंकते तो हो जाता x + m, इसको इधर फेंकिएगा तो 2/mn, ये भी स्ट्रेट लाइन टाइप का बन गया। y = mx + c, तो इसका ग्राफ अलग बनता, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर हो जाएगा y, मतलब यहाँ m नहीं 1/x है, तो ये 1/x है और m है, ये वाला x है। तो अगर इसका ग्राफ बनाइएगा तो स्लोप पॉजिटिव हो गया और इंटरसेप्ट कहाँ पर होगा, 2/l। तो हम खाली ऐसे बना के दिखा रहे हैं, छाटना रहेगा तुरंत छट जाएगा जी, यहीं पर से सोच करके छट जाएगा कि इसको y पुट करिए तो 1/x को x पुट करिए, या इसको अगर x पुट करिए तो 1/x को y पुट करिए, तो वो इतना ही पूछा, ये तो हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 2/m, तो पॉजिटिव पर कट करेगा तो यहाँ करेगा, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। तो ग्राफ आपको बनाना नहीं था, वो तो हम ऐसे ही बनाए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं। दिया हुआ है ए डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन ए हॉरिजेंटल प्लेन एट ए स्टेडी रेट ऑफ 3.5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है हॉरिजेंटल प्लेन, मतलब ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। और बोल रहा है क्या कि ए कॉइन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द डिस्क। अच्छा, कॉइन जो है वो सेंटर से 1.25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और स्लिप नहीं कर रहा है। जैसे स्लिप नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, जी आपका दिमाग क्लिक कर गया होगा, ठीक है, कि एक्सीलरेशन जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो म्यू के बराबर होना चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज, अच्छा, तो यहाँ पर ये नहीं देना चाहिए था कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क, इसको पूछना चाहिए था द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस ढंग के सवाल में क्या होता है कि मिनिमम कितना हो कि वो उतना स्पीड से चले तो वो स्लिप नहीं करे। तो इस ढंग का सवाल हम लोग बहुत सारा किए हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, और ओमेगा का वैल्यू कितना दिए हुए है 3.5 रेवोल्यूशन, मतलब 2 पाई पर सेकेंड। तो हो गया 3.5 रेवोल्यूशन के लिए इतना से मल्टीप्लाई किए तो इतना एंगल पर सेकेंड, तो ओमेगा का वैल्यू इतना हो गया। और इस पर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने कॉइन बोलो एक तरह से, कितना दूरी पर 1.25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है।
तो बोले तो 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर इतना दूरी पर रखा हुआ। तो इसमें क्वेश्चन होना क्या चाहिए, मिनिमम ओमेगा कितना हो कि ये स्लिप नहीं करे। तो हम लोग को पहले ही से पता रहता है कि कभी भी हॉरिजेंटल पर कोई भी बॉडी रहेगा तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो म्यू इंटू जी के बराबर होगा मिनिमम मैक्सिमम के केस में। तो ये तो चल रहा है सर्किल पर ना जी, और ओमेगा है तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर के। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हॉरिजेंटल में कभी भी कोई चीज़ क्या होता है, एक्सीलरेट होता है, तो उस पर रखा हुआ स्लिप तभी ये नहीं करता है जब एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाए, म्यू जी के बराबर हो जाए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आता है किससे, तो फोर्स होता है जो कि बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर के, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है कि मास इंटू एक्सीलरेशन में करते हैं। तो हम लोग ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे और यूज करेंगे। हॉरिजेंटल वाला में भी बताए थे कि हॉरिजेंटल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो कितना से एक्सीलरेट करे कि ये स्लिप नहीं करे, ठीक है। तो उस केस में भी यही था। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो कोई भी हॉरिजेंटल सरफेस पर कोई चीज़ रखा हुआ है, स्लिप नहीं होने कंडीशन है, तो मैक्सिमम मिनिमम पूछे तुम ये लगा देना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर, ये बराबर होगा म्यू इंटू जी के। तो आपको म्यू के बारे में डाटा पूछ रहा है तो ओमेगा स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा कितना 3.5 इंटू 2 7, तो 7 पाई का स्क्वायर तो हो जाएगा 49 पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर। तो आर हो गया 1.25 इंटू 10⁻⁻² बटा जी। तो जी का वैल्यू कितना दिया, 10 कह रहा है लेने के लिए, तो 10 ले लिए, ठीक है। तो इसी को कर लीजिएगा तो समझिएगा पाई स्क्वायर अप्रोक्स 10 होता है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, अब कर लीजिए तो 49 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं ना, इसको यहाँ 100 करते हैं तो 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 × 5 = 45 के 5 4 हो गया, बाकी 20 × 4 = 24 बाई 4 इंटू 10⁻⁻²। हाँ डायरेक्ट डील कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 6110220 इंटू 10⁻⁻²। इसका मतलब 0.6125 इतना आ गया। तो 0.6125 डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं, ये वाला हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं हॉरिजेंटल के केस में। अब अदरवाइज अगर जिसको ये नहीं याद रहेगा तो वो कैसे बनाएगा, तो चूंकि ये सर्किल पर चल रहा है तो सेंटर के तरफ फोर्स कितना लगेगा, FC, ये बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर आर के। FC का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो म्यू इंटू मैक्सिमम मिनिमम के केस में, ठीक है, जब स्लीपिंग जस्ट स्लीपिंग का कंडीशन रहेगा तो लिमिटिंग लगेगा, तब म्यू इंटू n, और चूंकि हॉरिजेंटल है तो mg और नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा तो यही हो जाएगा mg। इसी से रिजल्ट आया था हम लोग जो हॉरिजेंटल वाला केस में डील किए थे। तो यहीं से आ गया था कि ओमेगा स्क्वायर आर किसके बराबर होगा, म्यू जी के, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आर म्यू जी के बराबर होगा। तो वो हम लोग क्लास में देख चुके थे। दिया हुआ है ए थिन रड Mn फ्री टू रोटेट in the vertical plane about the fixed end capital N is held horizontal। अच्छा ठीक है, वो जो दिया हुआ है एक रड है, तो ये वाला जो है वो क्या बोल रहा है, फिक्स्ड है और एन पॉइंट है, और ये जो रड है वो वर्टिकल में फ्री है रोटेट करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रहा है, कह रहा व्हेन द इंड m इज रिलीज्ड, m को रिलीज किया गया, द स्पीड ऑफ दिस इंड व्हेन द रड मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विल बी प्रोपोर्शनल टू। इसमें तो कुछ है ही नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना, इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये नीचे आएगा घूमता हुआ, तब बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है, इस समय इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अबाउट तो ये क्या है, प्योर रोटेशन में है, तो दिमाग ही नहीं लगाना। आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, कुछ भी लगाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइएगा तो ये तो पता ही आपको कि हम लोग सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, अब सेंटर ऑफ मास क्या है कि यहाँ पर होगा।
तो इसका लेंथ वगैरह भी दिया है, लेंथ वगैरह नहीं दिया, तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल लेंथ L है, ठीक है। तो ये L/2 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली जितना नीचे गिरा वही ना वर्क होगा जी। तो ये L/2 है और ये अल्फा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा L/2 साइन अल्फा। ये समझ में आ रहा है कि काहे इसको लिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी रड को फेंक देता है या रिलीज कर देता है, ठीक है। हमको ओमेगा निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, तो डब्ल्यू टोटल किसके बराबर हो जाएगा, तो डब्ल्यू टोटल ये बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और डब्ल्यू टोटल में कौन कौन वर्क कराते हैं, वो mg फोर्स लग रहा है, वो ये लग रहा है, तो इसके कारण तो वर्क होगा नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो केवल mg के कारण वर्क होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि बराबर होगा WmG और काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल, तो इनिशियल तो 0 था, समझ रहे होंगे, कुछ है नहीं इसमें। mg के कारण वर्क कितना होगा, तो इसका रड का कुछ हम लोग मास मान लेते हैं, कितना मान ले, m मान लेते हैं, तो ये हो गया mg, और सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो वर्टिकली कितना गिरा, इतना ही चला है सेंटर ऑफ मास, ऐसे चला है, लेकिन वर्टिकल तो यही ना गिरा है। कैसे निकालते हैं, तो फाइनल पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, इनिशियल पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो जो गैप होगा वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट L/2 साइन अल्फा, तो इतना हो जाएगा वर्क डन। ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और चूंकि इसके अबाउट प्योर रोटेशन में है तो डायरेक्ट हो जाएगा हाफ उस पॉइंट के अबाउट आई, तो mL²/3 इंटू ओमेगा²। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया g साइन अल्फा, ये इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा l का रूट, ये किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा। तो इसका ओमेगा मालूम है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है किसका निकालने के लिए, स्पीड इंड का, इस इंड का क्या कर रहा है निकालने के लिए स्पीड, तभी का वैल्यू ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा इतना हो गया 3g साइन अल्फा बटा l इंटू आर, तो आर तो कितना हो जाएगा l हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 3g साइन अल्फा इंटू l, यही हो जाएगा। देख लीजिए किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो चूँकि केवल साइन अल्फा का बात कर रहा है, ठीक है, एल जी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा तो उसको छोड़ देंगे, तो केवल साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अंडर रूट साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो गया, कुछ था ही नहीं, बच्चा एक टाइप का सवाल था। रड वगैरह जब भी रोटेट करता है जी, ओमेगा पूछे भी पूछे, दिमागे नहीं लगाना, सीधे वर्क एनर्जी लगा दीजिए, चल आएगा, ठीक है। अब फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रहा है तो और आसान है, फिक्स पॉइंट के अबाउट नहीं घूमता तो दो एनर्जी को हम लोग कंसिडर करते हैं, रोटेशनल ट्रांसलेशन, यहाँ तो खाली रोटेशनल वाला चर्चा की है, ये सब कुछ है नहीं बच्चा टाइप का। और अगर एंगुलर एक्सीलरेशन वगैरह पूछता तो टॉर्क से प्रोसीड करते, ठीक है। दिया हुआ है ए थिन यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड मास 8m लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल, ठीक है। 2 point masses m and 2m are moving in the same horizontal plane from opposite sides of the bar with speed 2v and v respectively, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि L the masses stick to the bar after collision at a distance L/3 and L/6 respectively from the center of the bar। अच्छा, if the bar starts rotating about its center of mass as a result of collision the angular speed of the bar will be, ठीक है। इस ढंग का भी सवाल आपको कराए थे कि कॉलिजन होगा रोटेशन स्टार्ट होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके बनाते हैं, ठीक है। जब भी कॉलिजन होगा रोटेशन होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं बनेगा, देखेंगे क्या मोमेंटम कंजर्व हो रहा है उससे डील करेंगे, और दोनों इक्वेशन आ जाएगा सोल्व कर लेंगे। पहले एंगुलर मोमेंटम, तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो हॉरिजेंटल है जी, सबसे पहले इस चीज़ को समझना कि हॉरिजेंटल पर एक रड रखा हुआ है, ठीक है, और उस पर क्या हो रहा है कि
फिगर में भी दिया हुआ, क्वेश्चन में भी दिया हुआ कि एक आ रहा है इस डायरेक्शन में 2v, यहाँ पर तो दिख रहा है ऐसे और ऐसे, ठीक है। एक्चुअली में होगा क्या कि हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे होगा, तो एक इधर से v से जा रहा है और एक इधर से कितना से जा रहा है 2v से, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे रोटेट करेगा। तो हम ऐसे दिखाएंगे रोटेट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इस प्लेन में रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके सेंटर से कितना दूरी पर, l/6 दूरी पर एक v से टकराता है, ठीक है। और v वाले का मास कितना है, तो m एंड 2m, तो v वाले का मास 2m है, ठीक है, और 2v वाले का मास m है। तो यहाँ पर 2m मास का टकराया इससे, एक्चुअली में क्या है कि ऐसे टकराया होगा, ठीक है। और यहाँ से रड के सेंटर से कितना दूरी पर, l/3 दूरी पर इस डायरेक्शन से, एक्चुअली में वो ऐसे आया होगा, देख रहे हो ना, रड ऐसे, तो एक ऐसे टकराया एक ऐसे टकराया, तो ये 2v वाला है और इसका मास कितना है, m है, ठीक है। तो आपको जस्ट टकराने के बाद इसका क्या पूछा है, ओमेगा का वैल्यू पूछा है। तो एक चीज़ समझना, इससे ये वाला मास जो है वो l/6 दूरी पर है, मतलब क्या हो गया कि 2m इंटू l/6 तक करोगे तो हो जाएगा l/3, और यहाँ पर करोगे तो m इंटू l/3, तो ये भी हो गया ml/3, यहाँ भी हो गया ml/3, माने इससे ml/3 इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि नेट सेंटर ऑफ मास यहीं पर रह जाएगा। नेट सेंटर ऑफ मास और रड का भी सेंटर ऑफ मास दोनों यहीं होगा। रड का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है, ये था, लेकिन एक 2m वाला मास यहाँ पर चिपका और एक m मास चिपका, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये m1x1, अरे m1x1 करो ना, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया m1x1 का वैल्यू कितना आ गया, ml/3, और अगर इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे m2x2 तो ये आ जाएगा ml/3। तो m1x1 बराबर है m2x2 के। इसका मतलब क्या है कि नहीं था तब भी सेंटर ऑफ मास यहीं था, आ भी गया तब भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा, ये क्लियर होगा, क्योंकि m1x1 बराबर होगा m2x2 के। सेटिस्फाइड कर दिया, मैंने सेंटर ऑफ मास क्या हुआ कि शिफ्ट नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, ठीक है। आपको हम पहले ही बताए थे जी कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कोशिश करेंगे कि दो ही पॉइंट के अबाउट कंजर्व करें, या तो रेस्ट पॉइंट के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि अगर दूसरे पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम सोचोगे तो फिर तुमको स्यूडो फोर्स के कारण भी क्या देखना पड़ जाएगा, टॉर्क वगैरह देखना पड़ जाएगा, तो उतना में फंसते नहीं हैं। तो सेंटर ऑफ मास पहले भी रड का यहीं पर था, बाद में भी सिस्टम का यहीं है, तो हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना था, तो ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, एक्चुअली में ऐसे है, एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर। तो ये जो है इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ये जो जा रहा है वो भी इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, और जो इधर से आ रहा है वो भी इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है। तो दोनों का सेंस एक ही है, तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम को डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया mv इंटू परपेंडिकुलर दूरी l/6 प्लस इसका मास उसका वेलोसिटी, तो ये हो गया मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी l/3। तो इतना नेट मोमेंटम था, ठीक है। एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो टकराने के जस्ट पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस दोनों का एंगुलर मोमेंटम निकाल लिए। रड का तो एंगुलर मोमेंटम 0 था क्योंकि घूम नहीं रहा था, और जब ये चिपक जाएगा तो अगर ओमेगा मानिएगा तो अब एक सिस्टम की तरह ये घूमेगा, क्योंकि वो बोल रहा है क्या कि टकराने के बाद क्या हो गया है, वो दोनों उसी पर रह गया है, ठीक है। और अगर नहीं भी बोलेगा तो यही मानेंगे, क्योंकि वो नहीं दिया है कि टकरा करके इधर उधर हुआ है, तो श्योर शॉट है कि वो कुछ उसी ढंग से बात करेगा वो।
विथ स्पीड टू भी द मास स्टिक्स टू दी बार। देखो ये बोल रहा है कि स्टिक कर गया, अगर जो स्टिक नहीं करता तो उसको डाटा देना पड़ता कि हाँ भाई ठीक है टकराने के बाद स्टिक नहीं किया है, तो इसके बारे में या इसके बारे में कुछ ना कुछ डाटा था कि कितना स्पीड से रिकॉइल किया या कुछ किया। तो यहाँ तो बोल रहा है चिपक गया, ठीक है। तो जब चिपक जाएगा तो यहाँ पर चिपक गया और यहाँ पर चिपक गया, तब तो एक सिस्टम बन गया। तो अब डायरेक्टर कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, आई इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो आई निकालिए, तो इसका मास कितना दिया हुआ है रड का 8m, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा ml²/12, तो ml²/12 आई रड का। इसका देखोगे तो हो जाएगा ml/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका देखोगे तो ml/6 का स्क्वायर। ये तो पॉइंट मास ना है जी एक तरह से, ये तो ना इंटू ओमेगा, तो आई नेट इंटू ओमेगा। तो टकराने के पहले एंगुलर मोमेंटम इतना था बिफोर कॉलिजन। अरे जहाँ के बहुत सारे सवाल किए थे, ठीक है। ये वाला क्या है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब इसी दोनों को क्या कर लेना है, डील कर लेना है। तो हमको तो ये लग रहा है ना कि पहले m को ही कॉमन करके काट दीजिए, ठीक है। तो m को कॉमन करिए और इसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, VL/3 और वो हो जाएगा 2VL/3 और ये हो जाएगा 2L²/3 प्लस L²/9 प्लस L²/36, ये कट जाएगा 13, तो L²/18 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से L कॉमन करिएगा, यह स्क्वायर होगा, तो L कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर तो 3 भी बचा हुआ रह जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2L प्लस L/3 प्लस L/6 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा देख लीजिएगा करके। यहाँ 3 भी हो गया डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, इतना L यहीं पर रह जाएगा, देख लीजिएगा करके। तो कोई दिक्कत नहीं ना, 18 है तो 36 6 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3V इंटू 18/45L। तो 3 से ये हो गया 15 बार में, 3 से हो गया ये 5 बार में, 3 से हो गया 6 बार में, तो 6V/5L इसी के बराबर। कुछ था ही नहीं इसमें, बस खाली हम बढ़ रहे हैं। डायग्राम वगैरह बना, डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर फिजिकली बच्चा सोचेगा तो हाँ भाई वही टाइप है जो टकराने वाला होता है, रड घूमता है। इसमें तो हल्का कर दिया है कि टकराने के बाद भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। अगर टकराने के बाद सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं रहता तो टकराने के पहले और टकराने के बाद सेंटर ऑफ मास को देखते थे। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और टकराने के बाद मान लो कि यहाँ पर शिफ्ट करता, तो इसी पॉइंट के अबाउट अर्थ पर कोई पॉइंट मान लेते, ठीक है, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते, टकराने के पहले टकराने के बाद। ये सब हम क्लास में करवा चुके हैं, तो बहुत हल्का सवाल है, देख लीजिए, कुछ था नहीं। दिया हुआ है ए थिन सर्कुलर डिस्क इज इन दी XY प्लेन एज शोन इन दी फिगर, ठीक है। द रेशियो ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एंड Z' एक्सिस विल बी, ठीक है। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि XY प्लेन में कौन है, डिस्क है, ठीक है। देखो एक्चुअली डायग्राम ये ऐसे बना हुआ, समझना, ये वाला Y है, ये वाला Z है
और ये वाला दिखाया है x है, ठीक है, और इसको वो ऐसे कर करके दिखाया, और यहाँ पर क्या है कि इसको बताया है z डैश बताया है, ठीक है। ये डिस्क है, मास नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि मास m है, रेडियस कैपिटल R है, मान लेंगे, नहीं दिया है तो मान लेंगे। तो यहाँ समझना कि ये y है, ये z है, 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिनली दिख रहा है, इसका मतलब ये प्लेन में है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला ऐसे होगा, तो कहानी ऐसा चल रहा है, ये तुमको समझ में आ रहा होगा। y है, z है, 90 डिग्री है, इसका मतलब y z में 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिनल प्लेन है, ठीक है, ये वाला, इसी पर ये रखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला ऐसे है, ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो डिस्क है वो किस प्लेन में रखा हुआ है, देखिए तो एक्स वाई प्लेन में, तो ये एक्स हो गया, ये वाई, तो डिस्क ऐसे रखा हुआ होगा, तो डिस्क ऐसे रखा हुआ होगा, और जेड ऐसे है जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है, और इसके यहाँ से सरफेस से प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जेड और जेड डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है, तो आई जेड के अबाउट और आई जेड डैश के अबाउट, तो आई जेड के अबाउट कितना हो जाएगा, तो इसके सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा mr²/2 हो जाएगा, ठीक है, डिस्क है तो। और इसके अबाउट करोगे तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लिए, फिर शिफ्ट कर देना, वो देख लेना तुम, बड़ा आसान है जी, बस खाली 3D में सोच लेना था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mr²/2 प्लस mr², r के बराबर शिफ्टिंग हुआ, तो ये हो गया mr²/2, और ये कितना हो गया 3mr²/2, देख लीजिएगा, तो 1:3 हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। ऐसे भी आपको पता चल रहा होगा कि बोल रहा है एक्स वाई प्लेन में है, जेड होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, सेंटर से पास करिए रहा है, तो ये वाला है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर है, ये वाला है जो कि कॉर्नर से पास कर रहा है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ के अबाउट निकाल करके शिफ्ट कर देंगे, कुछ था नहीं बच्चा, इसे सवाल था। दिया हुआ है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस कैपिटल R about its perpendicular bisector is I. What is the ratio L/R such that the moment of inertia is, तो एक सिलेंडर है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास m दिया हुआ है, नहीं दिया है तो मान लेंगे, चलो नहीं दिया है तो मान लिए, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का जरूरत पड़ता है, नहीं दिया है तो मान लिए, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंडीशन निकालना है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखिए, तो आई कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट जी, तो पहले रड टाइप का करेंगे, तो ml²/12 और प्लस mr²/4 क्लासे में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको बस यही बोल रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम जब होगा तो L/R का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो पहले तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए। अब एक चीज़ समझ में तो आ रहा होगा कि चूंकि मास इसका कांस्टेंट है, तो जैसे ही लेंथ बढ़ाइएगा तो r घटेगा, और r बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा। तो अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ेगा तो ये वाला टर्म बढ़ेगा, लेकिन लेंथ बढ़ने से ये वाला घटेगा, जब ये घटेगा तो ये घटेगा, तो ये घटेगा, मतलब क्या हो गया कि डायलेमा क्रिएट हो गया। ये समझ में आया ना, L के बढ़ने से I बढ़ेगा और L के बढ़ने से क्या होगा, R घटेगा तो I घटेगा। तो देखो, तो ये डायलेमा क्रिएट हो गया ना, माने L को बढ़ाने से एक तरफ से बढ़ रहा है और एक तरफ से क्या हो रहा है कि घट रहा है। और जब भी डायलेमा होता है तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं,
ठीक है। तो एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, चूँकि आर डिपेंड कर रहा है, आर के भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे सकते हैं। तो अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो एल को आर के टर्म में लिखिएगा, वो डिपेंडेंट ना होगा जी। अगर इंडिपेंडेंट होता तो डायरेक्ट ऐसे ही बन जाता, लेकिन यहाँ डिपेंडेंट है, मैंने एल बढ़ाइएगा तो आर घटेगा, एल घटाइएगा आर बढ़ेगा, तो ये दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम हमको जानना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एल के रिस्पेक्ट में करोगे तो पूरा टर्म एल के ही रिस्पेक्ट में होना चाहिए, आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो पूरा टर्म आर के ही रिस्पेक्ट में होगा। जैसे तुम करो तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एल के ही टर्म में कर देते हैं, तो आर को भी लिखना पड़ेगा एल के टर्म में। तो पहले यहाँ देख लो, तो सिलेंडर के लिए देखोगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो, यही ना हो गया मास। देखो तो पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, ये हो गया मास एम। तो हम लोग क्या करेंगे कि आर स्क्वायर को भी लिख देंगे एल के टर्म में। तो आई का वैल्यू किसके बराबर हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम, आर स्क्वायर के जगह पर एम बाई 4 रहने देते हैं, ठीक है। अब आर स्क्वायर के जगह पर लिख देंगे एम पाई एल रो, इतना लिख देंगे। तो यही वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आ गया एल के टर्म में, अब क्या करेंगे, एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी आई बाई डी एल इक्वल टू 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए एल के रिस्पेक्ट में, तो एम बाई 12 बाहर हो गया, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है, तो ये वाला हो गया कितना 2l प्लस एम स्क्वायर बाई 4 पाई रो, चला गया। 1/l का कितना हो जाएगा, तो -1/l स्क्वायर, इसको 0 के बराबर आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो मास तो कॉमन कर करके उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 4 भी यहाँ पर 4 कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ 3 होगा, उधर होगा तो 0 हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे, इसमें कुछ है नहीं। हमको टर्म लाना किस में है, तो L/R में, ठीक है। तो L/R में लाना है, तो L तो है R के लिए, इसको हम लोग खोल देंगे, तो हो जाएगा 2L/3 प्लस मास को खोलिएगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो बाई पाई रो -1/l स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पाई से पाई कट गया, रो से रो कट गया, एल से ये वाला कट गया, तो कितना हो गया देखिएगा। अगर तो चलिए रहने देते हैं ना, 2L/3 ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये सब तो कैंसिल है, तो उस डायरेक्शन में जाएगा तो हो जाएगा R²/L, तो ये हो जाएगा 2/3L स्क्वायर इक्वल टू R²। तो आपको निकालना क्या है L/R, तो L/R निकालना है, तो इसको इधर कर दीजिए, तो वो उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 3/2 का रूट, इसको इधर किया ना, स्क्वायर था उधर चल गया, तो √3/2 वही वाला हो गया। कुछ था नहीं इसमें, समझ में आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू पूछे चाहे कंडीशन पूछे, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, और चूँकि ये दोनों डिपेंड कर रहा है, तो एक के बढ़ाने से ही बढ़ता है और इसके बढ़ने से ही घटेगा तो घटेगा, डायलेमा हो गया, डायलेमा होगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके 0 करिएगा, तो या तो केवल L के टर्म में ला लीजिए या तो केवल R के टर्म में ला लीजिए। R के भी टर्म में आप ला सकते थे, L के जगह पर ही पुट कर देते आप, माने इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, एक तो आप इधर लेकर के आए, एक आप ऐसे भी लेकर के जा सकते थे कि I का वैल्यू हो गया m/12 और L स्क्वायर के जगह पर पुट कर देते, तो L स्क्वायर के जगह पर पुट कर देती हो जाता m² बाई पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R² प्लस mR²/4, ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया R के टर्म में। अब आप क्या करते कि di/dr इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होता कि आप बढ़ जाते तो चल आता, ठीक है ना, कैसे भी करिएगा चल आएगा, ठीक है। दिया हुआ है ए सिलेंडर यूनिफॉर्म रड ऑफ मास M एंड लेंथ L इज पिवोटेड एट वन एंड सो दैट इट कैन रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन। ये तो देखा देखा टाइप का लग रहा होगा,
कि किसी को भी छोड़ देते हैं तो बेंड करता है, मतलब सॉरी क्या कहता है, रोटेट करता है। देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एट द पिवोट, ठीक है। द फ्री एंड इज हेल्ड वर्टिकली अबव द पिवोट एंड देन रिलीज्ड। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल इज। तो ये बोल क्या रहा है कि रड जो है वो इसके अबाउट क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है रड का, तो यहाँ से थीटा एंगल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से कितना दूरी पर, L/2। तो यहाँ पर कौन लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो टॉर्क निकाल लीजिए, तो mg है ये वाला दूरी, तो ये L/2 है, तो ये हो गया L/2 साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू L/2 साइन थीटा। टॉर्क हो गया, ये हो जाएगा I इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि उसी के अबाउट मूव कर रहा है, I इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मैंने अल्फ़ा पूछ रहा है, कुछ था ही नहीं इसमें, L से L कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 3/2 G साइन थीटा बाई L, इतना ही आ जाएगा, 3G साइन थीटा बाई 2L, 3G साइन, पहला ही ऑप्शन में हो गया, ठीक है। तो कुछ था ही नहीं इसमें। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा गया है, रोटेशन चैप्टर में, इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप जाकर करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पूरा एक्सप्लेन करती हैं इसको 2019 वाला में, रोटेशन चैप्टर में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। दिया हुआ है ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M इज फ्री टू रोटेट ओनली अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। ए स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर इट्स रिम एंड ए बॉडी ऑफ मास M इज टाइड टू फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। ये वाला आपको हम क्लास में करवाए हैं जी। क्या करवाए थे इसमें कि जब भी फिक्स के अबाउट कोई रोटेट होने वाला रहेगा, लटका हुआ रहेगा, तो इसको क्या करना ना कि शॉर्टकट के लिए इसको क्या करना कि यहाँ पर चिपका देना, और यहाँ चिपका देना और उसके बाद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इसमें बताए थे कि टॉर्क नेट का वैल्यू कितना हो जाता है, आई नेट इंटू अल्फा, शॉर्ट फॉर्म में यही था, ठीक है, कि टॉर्क नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। तो जब इसको यहाँ पर आप चिपका दीजिएगा तो वो mg लगेगा, इसका वाला mg रहेगा तो इसके अबाउट टॉर्क 0 ही होगा, तो केवल इसी कारण टॉर्क लगेगा। तो कितना हो जाएगा टॉर्क, mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी, तो r हो जाएगा, तो mg इंटू r टॉर्क हो गया। ये बराबर हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट mg इंटू r टॉर्क हो गया, वो बराबर होगा इस पॉइंट के अबाउट आई नेट। तो आई नेट कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट मास वाला कितना हो जाएगा, और डिस्क वाला का mr²/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, तो हो गया कितना, ये कैंसिल हो गया, और 2 को डील कर लिया है, सोल्व किया, तो इसको ऊपर फेंक देते हैं, तो 2 हो गया, यहाँ 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mg/2mr प्लस mr, यही ना हो जाएगा, ठीक है। r को कॉमन भी किया है। अच्छा, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो इसका क्या हो गया कि अल्फ़ा मालूम हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू r, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्लास में करवा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। r से मल्टीप्लाई करेगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mg/2m प्लस कैपिटल M, यही वाला हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है 2mg/2m प्लस कैपिटल, ये भी फर्स्ट ऑप्शन देखो मैच कर गया, तो यही वाला होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये हम आपको क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। और अगर फ्री बॉडी डायग्राम करके करेगा तो पहले इसका लिखेगा, तो mg और ऊपर टेंशन लगेगा, ठीक है। तो नीचे में कितना हो गया mg और ऊपर टेंशन, तो -t, ये बराबर हो जाएगा किसके, मास इंटू एक्सेलरेशन के। और अगर इसके लिए हम लोग देखेंगे तो t नीचे लग रहा है, इसके यहाँ पर तो mg लगेगा, उसके कारण तो टॉर्क 0 होगा, तो यहाँ t नीचे लग रहा है,
तो इस पर टॉर्क कितना हो जाएगा, टी इंटू आर, ये बराबर होगा, अब केवल उसका आई लेंगे तो mr²/2 इंटू अल्फ़ा, और उसका अल्फ़ा है और इसका ए है, तो अल्फ़ा आर का वैल्यू ए होगा, तो अल्फ़ा की जगह पर a/r कर लेंगे। इसी को डील कर लीजिएगा तो चल आएगा। डील करने के लिए क्या करिए ना कि इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि यहाँ टी आर है, यहाँ भी टी आर है, जोड़ देंगे तो r से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा mgr, और यहाँ पर है टी mgr और यहाँ टी आर, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो इतना ही बचा हुआ रह जाएगा, उसमें कितना हो जाएगा MAR, और ये जुटेगा तो हो जाएगा MAR/2, ठीक है। तो R से R कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया mg = अच्छा ये कैपिटल M है, तो यहाँ से कितना हो गया 2 इधर कर दीजिए, तो 2m प्लस कैपिटल M और 2 जो इधर था उसको इधर कर दिए, इतना इंटू a, तो यहाँ से a का वैल्यू किसके बराबर आ गया, कर लीजिएगा 2mg/2m + m, यही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन बेहतर ये है, आपको लगेगा कि बराबर टाइम लगा, नहीं, सबसे अच्छा ये है, ठीक है, उस ढंग का बता चुके हैं आपको। दिया हुआ है इन ए फिजिकल बैलेंस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, व्हेन 5 mg वेट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन द बीम बिकम्स हॉरिजेंटल। अच्छा, बोथ द एम्प्टी पैन्स ऑफ द बैलेंस आर ऑफ इक्वल मास। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन राइट आर्म, लेफ्ट आर्म इज लॉन्गर देन एवरी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये बोलना ये चाह रहा है ना, देखो यहाँ कि आर्म जो है वो हॉरिजेंटल तब होता है जब लेफ्ट वाला हम कुछ मास डाल देते हैं, तो इसको ऐसे तुम कर दो, ये एक तरह से ऐसे बना दो इसको, ठीक है, ऐसा, तो इसका दोनों का मास सेम है, तो अगर दोनों का मास सेम है तो मिडिल पर रहेगा तो हॉरिजेंटल होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि जब इसमें तुम 5 मिलीग्राम डाल देते हो तब ये हॉरिजेंटल होता है। इसका मतलब क्या है कि जब तुम नहीं डाले हुए थे तो ये झुका हुआ था और मास बराबर है, ये तभी पॉसिबल है। देखो यहाँ भी mg लगेगा, यहाँ भी mg लगेगा, ये झुका हुआ, इसका मतलब इधर लेंथ ज़्यादा था, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये L2 है, ये L1 है। पहले 5 मिलीग्राम को हटा दो तुम, ठीक है, तो इस पर भी mg लगता तो mg इंटू दिस, इस पर भी लगता है mg इंटू दिस, तो mg तो बराबर है, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, तभी तो ये पहले से झुका हुआ था, तो हॉरिजेंटल करने के लिए इस पर डाला गया, ये आप समझ रहे होंगे। जब ये नहीं था तो ये वाला ऐसे होगा, तब ना इस पे कुछ डाले हैं तो ये ऐसे हुआ है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि लेफ्ट आर्म वाला थोड़ा छोटा है, किससे, राइट आर्म से, तो बोल रहा है लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन द राइट आर्म, सही है, ठीक है। लेफ्ट आर्म इज लॉन्गर देन द राइट आर्म, गलत है। एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज वेट यूजिंग दिस बैलेंस appears लाइटर देन इट्स एक्चुअल वेट, नहीं, गलत है, ठीक है। इसमें आप आपको बताए थे ना जी कि जिधर पहले से झुका हुआ रहता है, जबकि 5 ग्राम नहीं था, तो पहले से अगर इधर झुका हुआ है तो इसमें किसी को तुम डालोगे ना तो ओरिजिनल मास से कम मास ही डालोगे तो ये झुका हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इधर जिसको डालोगे वो अपना वेट से ज़्यादा वेट शो करेगा, ठीक है, और अगर इधर डालोगे तो अपना वेट से कम वेट शो करेगा। ये क्लास में डिस्कस कर चुके थे, तो ये भी गलत हो गया। करा है कि तुम इसके हेल्प से नापोगे तो ओरिजिनल देगा, नहीं, इधर लगाओगे तो क्या होगा कि जितना वेट रहेगा उससे कम शो करेगा, इधर लगाओगे जितना वेट रहेगा उससे ज़्यादा शो करेगा। जिधर झुका हुआ है तो इस डायरेक्शन में तुम डालोगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो क्या होगा कि जितना है उससे, माने जितना इसका मास है उससे ज़्यादा मास शो होगा। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास कितना है, सपोज दैट करो m है, तो m कैलकुलेटेड जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, स्मॉल m से, इधर वाला उल्टा होता है। तो अगर
मैंने जो तराजू से तौल रहा है अगर वो बेईमानी करना चाहेगा तो क्या करेगा कि जिधर झुका हुआ है ना तुम्हारा सामान उधर ही डालेगा। तो डालेगा 2 kg और डाला है कितना 2 kg और 100 कितना होगा तो 2 kg से ज़्यादा 100 होगा। तुमको लगेगा कि ज़्यादा दिया गया है जबकि वो दिया है कम। ठीक है, तो ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे आपको। और ये टॉर्क पर बैलेंस्ड होता है, मैंने बेस्ड होता है। ये तो दिया है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मतलब टॉर्क, तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ये टॉर्क पर ही खेल होता है सब। ठीक है, दिया हुआ है ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/4 इज मेड इन ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग मास M एंड रेडियस R एज शोन इन फिगर। अच्छा, पूरा डिस्क का मास M है, रेडियस R है, उससे r/4 का निकाल लिया गया है। बहुत सारा ऐसे सवाल हम लोग बनाए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक एक्सिस पास करेगा तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रिमेनिंग पोर्शन का। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का निकालेंगे और फिर इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल करके घटा देंगे, कुछ करना ही नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट मतलब बड़ा वाले डिस्क के सेंटर के अबाउट, तो पूरा का मास कितना दिया हुआ m दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया mr²/2 माइनस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। तो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r/4 है, तो इसका मास हो जाएगा कितना, उसका 16, 1/4 का स्क्वायर मैंने 1/16 टाइम्स, तो इसका मास m/16 होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा mr²/2 उसके जो छोटा वाला है उसके सेंटर से जो पास करेगा उसके अबाउट प्लस m इंटू शिफ्टिंग का स्क्वायर, तो 3r/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया mr²/2 और इसको देख लीजिए आप कर करके, तो ये हो गया 16, तो ये हो गया mr²/16 का हो गया 256 इंटू 2 प्लस m9r² ये 16 256 इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि mr²/2 माइनस और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 और 2 कर दिए थे, ये 3 और एक 19 हो जाएगा, तो 19 mr²/256 इंटू 2 इतना हो जाएगा। 2 से किए ऐसे करके इतना कर दिया। अब इसको डील कर लीजिएगा, तो 256 इंटू 2 है, तो यहाँ से हो गया 256 माइनस और यहाँ से हो गया डायरेक्ट 19 mr²। तो यहाँ से कितना हो जाए, पहले 16 घटा दो तो 40 हो जाएगा और फिर 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 37, तो 237 mr²/, इसको कर लो तो 512, तो इतना हो गया। तो 237 mr²/512 डी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब प्लस माइनस सिग्मा पुट करने के नहीं चक्कर में आता देगा, वो इरिटेट कर बहुत टाइम किल कर देगा। दिया हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग अलोंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v इन द xy प्लेन एज शोन इन द फिगर। पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है xy प्लेन में है। ठीक है, कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर अबाउट द ऑरिजिन। ओके, चलो डायग्राम बना ही दे रहे हैं ताकि बार बार वहाँ जाना नहीं पड़े। तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर है बना हुआ, तो ये स्क्वायर बना दिए। इसके घूमने का सेंस जो है ना वो ऐसा है ए यूनिफॉर्म स्पीड से इस पर घूम रहा है। ठीक है, स्पीड कितना है v है। ठीक है, और
यहाँ से जो इसका दूरी है वो दिए हुए है r, यहाँ से इसका नाम जो है ABCD है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो आपको मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किसके अबाउट, O के अबाउट, ठीक है। कौन कौन से में, A से B मूव करेगा, तो A से B मूव करेगा जी, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि MV और R वेक्टर इधर होगा, तुम समझ रहे होगे। बहुत सारा तरीका से देख सकते हो, एक तो तुम ऐसे देख सकते हो कि MV इधर है और इस पर परपेंडिकुलर दूरी ये वाला है, तो पहले तो डायरेक्शन देख लो, ठीक है। तो ऐसे घूमेगा मतलब उधर, माने माइनस के कैप की तरफ रहेगा, तो माइनस के कैप की तरफ है। चलो पहले वेक्टर फॉर्मेट भी देख लेते तो सही है। फिर CD में, तो CD में देखोगे तो इधर है और परपेंडिकुलर ये, तो ऐसे घूमेगा तो के कैप की तरफ है, तो के कैप की तरफ भी है। अच्छा, इसका मतलब डायरेक्शन से छाटा नहीं जा सकता है, तो कैलकुलेट करोगे तो AB वाला में देखोगे तो MV इधर है, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा AB वाला में, तो ये वाला हो जाएगा MV, मास VM दिया है, तो M इंटू V इंटू ये परपेंडिकुलर दूरी, MV है ये परपेंडिकुलर दूरी, तो ये 45 डिग्री है, तो ये वाला हो जाएगा R cos 45 डिग्री 1/√2, और ये ऐसे घूमेगा तो माइनस के कैप, तो MV R/√2, MV R/√2 के कैप माइनस में एग्जैक्ट मैच कर गया, इसका मतलब पहला ही सही हो गया। तो कह रहा है अच्छा, ये बोला कौन फॉल्स है, तो पहला तो ट्रू हो गया, ठीक है। चलो दूसरा को देखते हैं, किसके बारे में बात कर रहा है, CD के बारे में बात कर रहा है। तो जब CD वाला में ऐसे चलेगा तब तो हो जाएगा MV, और दूरी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10, तो ये वाला तो हो गया A, तो A प्लस R/√2, R/√2 इतना, ठीक है। ऐसे घूमेगा तो XY में ऐसे करेगा तो Z आएगा, तो इतना आएगा। तो MV A प्लस R/√2, ये गलत हो गया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है वहाँ, तो यही वाला गलत हो गया, इसका मतलब यही वाला आंसर सही हो जाएगा। अब बाकी भी सब सही होगा। B से C में देखना, तो B से C में देखिएगा तो MV और 10 प्लस 10, तो ये वाला A हो गया, ये वाला हो गया R/√2, ठीक है, सही है। वैसे घूमेगा तो इधर आएगा, तो मैच कर गया, वो पता चल रहा होगा। और D to A, D से A में जाएगा तो MV इधर हो गया, ये परपेंडिकुलर दूरी हो गया R/√2, ऐसे घुमा रहा है, इसमें भी गलती है जी। D to A जा रहा है ना, हाँ, तो D to A जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, तो ये इधर आएगा, ठीक है, और ये इधर है, तो ऐसे खींचेगा तो ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमने का मतलब है कि अंदर है, इसका मतलब ये भी गलत है। ये तभी ये सही होगा जब माइनस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब B एंड D ये दोनों फॉल्स हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया डायरेक्शन के कारण फॉल्स, और ये वाला हो गया मैग्नीट्यूड के कारण फॉल्स। यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस दिया, तो मैग्नीट्यूड के कारण फॉल्स हो गया, ये डायरेक्शन के कारण। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि D to A वाला में जब जाइएगा तो ऐसे जाइएगा, तो यहाँ पर होगा MV और ये दूरी, तो ये वाला हो गया R/√2, और जब ये घूमेगा, देखिए ना, रड लगाइए ना, खींचिए तो ऐसे होगा। ऐसे होने का मतलब है कि ऐसे, मतलब उधर माने माइनस के कर। तो एक्चुअली में एंगुलर मोमेंटम लिखिएगा किसके अबाउट, D to A में देखिएगा अगर, तो ये बराबर हो जाएगा MV R/√2 माइनस के कैप, या माइनस यहाँ रहता, जहाँ भी रहेगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो 15 में B और D दोनों गलत हो गया। दिया हुआ है ए रोलर इज मेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू कोन्स एट देयर वर्टिसेस O, ठीक है। इट इज केप्ट ऑन टू रेल्स AB एंड CD विच आर प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, सी फिगर, ओके। सिमेट्रिकली नहीं है, एसिमेट्रिकली है, वो आपको दिख रहा होगा,
कि ऐसा टाइप का है, पैरेलल नहीं है, ऐसा टाइप का है, ठीक है। और उस पर एसिमेट्रिकली रखा हुआ, जैसे वो उधर रखा हुआ वैसे इधर नहीं रखा हुआ, ये बोल रहा है। विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये सी डी है तो इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वाला तो ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर होगा नहीं। एंड इट्स सेंटर ओ एट दी सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड सी डी। ओके, कह रहा है कि इसका सेंटर जो है, इसका जो सेंटर है तो ए बी और सी डी को जो लाइन ज्वाइन करता है ना, उसी पर है। बोल रहा है कि इट इज गिवन ए लाइट पुश सो दैट इट स्टार्ट्स रोलिंग विथ इट्स सेंटर ओ मूविंग पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इसका सेंटर है जो कि सी डी के पैरेलल चलता है, इन दी डायरेक्शन शोन, ओके, उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कह रहा है एज इट मूव्स द रोलर विल टेंड टू, लेफ्ट करेगा राइट करेगा। तो याद है इसको हम क्लास में डिस्कस किए थे। इसके लिए हम आपको पहले एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि इसको छोड़ दीजिए, पहले आप इसको समझिए, देखिएगा इसको। ये ग्लास जो दिख रहा होगा आपको, तो देखिएगा कि इसका रेडियस बड़ा है, देखिए है ना, इसका रेडियस, इस डिट्टो इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो इसका रेडियस ये बड़ा है और इसका रेडियस क्या है, छोटा है, ये आपको दिख रहा होगा। इसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस क्या है, छोटा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको देखिए, हम यहाँ से हम छोड़ते हैं। आप थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा कि ये बेंड किधर करता है, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे इसका, फिर उसका बताएंगे। ऐसे क्लास में भी डिस्कस किए थे। देखिए इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, देख रहे होंगे आप, इधर बेंड कर रहा है, देखिए आप, देखिए समझिएगा, देखिएगा, छोड़ रहे हैं फिर से, देखिए इधर बेंड किया ना। अगर ऐसे करेंगे तो देखिएगा इधर बेंड करेगा, देखिएगा, देखिएगा, छोड़ रहे हैं, ठीक है, देखिए इधर बेंड कर रहा था, आपको दिख रहा होगा, देखिए इधर बेंड कर रहा है, ठीक है। तो कहानी क्या हुआ कि आप मतलब कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जब आप छोड़ते हैं तो ये देखिए इधर घूमा छोटा वाला रेडियस की तरफ, और जब ऐसे छोड़िएगा तो ये इधर घूमा बड़ा माने छोटा वाला रेडियस की तरफ। मतलब ओवरऑल हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर ले सकते हैं। फिर हम तुमको बता रहे हैं क्या हो रहा है, क्लास में ही बताए थे कि अगर जो रोलर है जिसमें एक का रेडियस बड़ा है और एक का रेडियस छोटा है, तो अगर उसको छोड़िएगा या पुश करिएगा ना, तो वो छोटे वाले रेडियस के तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कि चूंकि ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इसका ओमेगा तो फिक्स रहेगा। सॉलिड बॉडी का ओमेगा किसी भी पॉइंट का सेम रहता है। तो जब आप इसको ऐसे छोड़ते हैं, मतलब तो हम जान करके ऐसे दिखाए थे, मैंने ऐसे अगर आप फेंकिएगा, देख रहे हैं ये ऐसे हो रहा था छोटा वाला की तरफ, तो उसका रीज़न क्या है कि ओमेगा हर पॉइंट का सेम है इसका, लेकिन इधर रेडियस बड़ा है, तो इधर रेडियस बड़ा है तो इधर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा इधर का और इधर का ओमेगा जो होगा वो इस पोर्शन का और इस पोर्शन का सेम होगा, ठीक है। और चूंकि आर जो है ये इसका ज़्यादा है, तो इस जगह पर क्या होगा कि इसके सेंटर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा और इसका ओमेगा तो उतना ही है इसी के जितना, लेकिन इसका आर क्या है, कम है। तो आर कम है तो इसका सेंटर कम चलेगा। तो ओमेगा दोनों का सेम है तो इसका आर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, और इसका आर कम है तो ये कम तेज़ चलेगा। तो ये ज़्यादा तेज़ चलेगा, ये कम तेज़ चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे बेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा दूर चलना चाहेगा, ये कम दूर चलना चाहेगा, तो ये ऐसे होगा। तो फाइनली समझते हैं क्या हुआ है कि इसका रेडियस बड़ा और इसका रेडियस छोटा, और ओमेगा दोनों का सेम, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा सेम है, इसका आर ज़्यादा, तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा। तो ऑब्वियस से बात है, चूँकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूर चलना चाहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा, वो भी पूछना चाहिए। अब इसमें यही हो रहा है, देखो बिना पेन उठाए ही बता दे सकते हैं तुमको, तुम भी कर लोगे कि एक्चुअली में ये वाला ऐसे रखे हुए हैं। तो एक चीज़ तो तुम ये सोच सकते हो कि
जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये वाला, ये भी एक इस टाइप का ना बना हुआ है, ये भी ऐसे बना हुआ है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसका रेडियस कम होगा और इसका रेडियस जो कि इतना होगा, माने इसके रिस्पेक्ट में इसका रेडियस अरे ये दिख रहा है ऐसे, एक्चुअली में ये रोलर है, ठीक है। ये भी एक कोन टाइप का है, ये भी क्या है, एक कोन टाइप का है, ये भी एक कोन टाइप का, ठीक है। तो इसको छोड़िएगा तो इसका रेडियस ज़्यादा होगा, ये वाला जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसका रेडियस कम होता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका स्पीड कम होगा और इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। क्लास में भी डिस्कस किए थे। और एक ढंग से और किया जा सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी किया जा सकता है, ठीक है। कि लेकिन छोड़ो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला क्या बताएं। दिया हुआ है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर is moving with velocity 2 meter per second on a smooth horizontal surface, ठीक है। The surface has a bump at a point O as shown in figure. The angular velocity of the block immediately after it hits the bump is, तो यहाँ पे बम्प है, ठीक है। और ये वाला जो है इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये वाला जो है 30 सेंटीमीटर माने 0.3 मीटर है, ये भी कितना होगा 0.3 मीटर, तो ये वाला जो होगा वो 0.15 मीटर होगा। तो ये जब जा रहा है इससे टकराएगा तो क्या होगा कि जब यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा कि इसके अबाउट ये घूमेगा ओमेगा, यहाँ से तो जा रहा है ऐसे, जैसे यहाँ टकराएगा तो ये वाला पोर्शन रुक जाएगा, इसके अबाउट ये इसे घूमेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ किसी से टकराया घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे किसके अबाउट, तो हम लोग इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करेंगे। बताए थे ना कि कहीं पर अगर ये फिक्स टाइप का ना हो गया जी, अरे अभी मूव कर रहा था और उसके बाद यहाँ टकराया तो ये रुक गया, वो ऐसे घूमने लगा, तो इसका मतलब इसके अबाउट ये रोटेट करने लगा, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम लोग कंजर्व कर लेंगे। तो टकराने के पहले तो इसमें तो रोटेशन था नहीं, केवल ट्रांसलेशन था, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होगा, तो एम भी, तो एम नहीं ना दिया है तो एम मान लेते हैं, एम इंटू भी, तब भी हो गया कितना 2। तो देखो यहाँ से तुम देखोगे तो इसका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों होगा, लेकिन ट्रांसलेशनल कितना है एम भी, और इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाला हो जाएगा आर का वैल्यू, आर परपेंडिकुलर थे इतना, तो एम भी इंटू आर, एम भी और परपेंडिकुलर दूरी 0.15, तो एम भी आर हो गया ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम, और रोटेशनल तो इसमें है नहीं क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा है, तो इतना एंगुलर मोमेंटम था। यहाँ पर आएगा तो ट्रांसलेशनल खत्म हो जाएगा, इसके अबाउट प्योर रोटेशनल हो जाएगा। तो जब इसके अबाउट प्योर रोटेशनल हो जाएगा तो इसके अबाउट हम लोग आई निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो ब्लॉक का पहले सेंटर से पास करता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सेंटर से जब पास करिएगा तो ये तो क्या होगा, प्लेट टाइप का ना होगा, तो ये एम आर प्लेट टाइप का होगा, ये समझ में आ रहा है, स्क्वायर प्लेट टाइप का, तो ये किसके बराबर होगा, एम ए स्क्वायर बाई 6, तो ए हो गया 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर बाई 6, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस पॉइंट के अबाउट। अब इसको शिफ्ट करिएगा तो हो जाएगा एम आई ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कितना दूर होता है, ये वाला देखो तो √2 है, तो ये हो जाएगा a बाई √2, तो a बाई √2 का स्क्वायर, आई होप आप समझ रहे होंगे, तो I इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर था तो केवल ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम था इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या हो गया एम भी इंटू आर, रोटेशनल था ना, यहाँ पर केवल रोटेशनल है, तो इस पॉइंट के अबाउट आई पहले निकालिए और उसके बाद यहाँ निकालेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर का, और फिर शिफ्ट करिएगा तो एम ये वाला हो जाएगा कितना, तो ये √2 है, तो ये बाई √2 हो गया, तो ये बाई √2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो आई नेट इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू, तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा, अच्छा ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाए, चलो पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0.3, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 0.3 से ये कटेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20
20 0.3 करिए ना, इसको यहाँ लाइए, कितना हो गया, चलो अभी लिख दे रहे हैं 0.3/20 प्लस ये वाला हो गया 0.3 इंटू 0.3 बटा 2 इंटू ओमेगा। ये देखो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो गया, अब डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ 10 और 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 20 और यहाँ पे 10 किए थे तो ये हो गया 3 और एक यहाँ से तो हो गया 4, ठीक है। तो ये आ गया 4 इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो कुछ है नहीं इसमें, दिया हुआ है कंक्रीट मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट, स्टोन एंड सैंड इन ए रोटेटिंग सिलिंड्रिकल ड्रम, ठीक है। इफ द ड्रम रोटेट्स टू फास्ट द इंग्रेडिएंट्स रिमेन्स स्टक टू द wall of the drum and proper mixing of ingredients does not take place, ठीक है। The maximum rotational speed of the drum in revolutions per minute to ensure proper mixing is close to, रेडियस दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक्सिस क्या है, हॉरिजेंटल है। तो ये क्वेश्चन टाइप है जो हम आपको क्लास में करवाए थे कि जब सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सब दे करके जब मिक्सिंग किया जाता है तो इसको घुमाया जाता है और बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा। ये सब हम क्लास में बोल चुके थे कि ये इस टाइप से एक तरह से मान लो, ठीक है। हॉरिजेंटल है एक्सिस और ऐसे, तो इसको तुम अगर बहुत ज़्यादा से रोटेट करोगे तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा कि कंक्रीट है जो कि दीवार में चिपक जाएगा। तो जब दीवार में चिपक जाएगा तुम डाले हो ज़्यादा मटेरियल, तुमको मिक्स हो के कम मटेरियल बाहर निकल पाएगा और कुछ मटेरियल जो यहाँ चिपका हुआ रहेगा तो फालतू में वो घूमते रहेगा, एनर्जी कंज्यूम करते रहेगा। तो ये सब क्लास में बोल चुके थे, ठीक है। तो ज़्यादा ओमेगा रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल के कारण क्या होगा, इस पे चिपक जाएगा। तो वो बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना ओमेगा दिया जाए कि मटेरियल है जो कि वाल पर नहीं चिपके। तो आपको हम क्लास में करवाए थे कि मटेरियल वाल पर तभी नहीं चिपकेगा जब मटेरियल वाल से कांटेक्ट में नहीं रहे, और उसके लिए हम कंडीशन बताए थे कि यहाँ पर जो होगा वो नॉर्मल 0 होगा। जब नॉर्मल 0 होगा, और कांटेक्ट में कब नहीं रहेगा, जब नॉर्मल 0 होगा। नॉर्मल 0 कब होगा, जब इस पर जो mg लग रहा है ये बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, m ओमेगा स्क्वायर आर के, mv स्क्वायर बाई आर के, जो भी आप बात करिएगा, ठीक है। तो इसका यूज कर करके आप डील कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कि आप इधर से प्रोसीड करिए, या एक डायरेक्ट आपको रिजल्ट ही याद रहता है कि यहाँ पर भी जो होता है, एक प्रोसेस हो गया कि आप ऐसे कर लीजिए कि यहाँ नॉर्मल 0 हो गया। क्लास में बताया था कि याद रखना, दिमाग नहीं भी काम करे तो याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल नहीं लगेगा, तो mg जो होगा वो m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। तो ये होता है कि जस्ट एकदम टच में नहीं है। या डायरेक्ट भी रिजल्ट हम लोगों को याद रहता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर v का वैल्यू किसके बराबर होता है, √Lg, और l होता है जो r होता है पेंडुलम के लिए, तो Rg के बराबर होता है। तो आप इधर से भी ये याद है तो इधर से ही प्रोसीड कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, जैसे करिए, ठीक है। तो हम लोगों को ये रिजल्ट याद रहता है तो इधर से ही बढ़ जाते हैं, आप इधर से ही बढ़ सकते थे। तो v का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर। समझ में आ रहा है, मैंने जस्ट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने का जो कंडीशन होता है ना हाईएस्ट पॉइंट पर, उसी से प्रोसीड करते हैं, ये याद रखना, बताए भी थे। तो ये हो जाएगा √Rg के बराबर। आपको ओमेगा के बारे में पूछ रहा था, v का वैल्यू ओमेगा r होगा, तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा √Rg, और इधर वाला r यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा √g/r। तो यही वाला हो जाएगा, यही ओमेगा मैक्स होगा। मतलब इतना से अगर घुमाओगे तो यहाँ पर जस्ट उसको टच करेगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा करोगे तो फेंकाएगा तो और टच करेगा। तो आप समझ रहे होंगे, हम बहुत एक्सप्लेन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक कंडीशन क्या कि यहाँ पर v का वैल्यू √Lg से आप प्रोसीड कर जाइएगा, या फिर यहाँ से भी करिएगा तो वही आएगा। देखो m से m कट जाएगा तो g का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर, इधर से भी तुम प्रोसीड करोगे तो वहीं पहुँचते कितना, तो g का वैल्यू किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, g/r का रूट करते तो यहीं पहुँचते, तो जैसे भी करोगे वहीं पहुँचोगे, ठीक है। दोनों कंडीशन एक ही है, तो आप इसी से बढ़ जाइएगा, चाहे दिमाग काहे लगाइएगा।
तो ये हो गया अंडर रूट जी। तो जी का वैल्यू दिया हुआ है 10, नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्स 9.8 भी लिख सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स मान ले रहे हैं। ऑप्शन दूर दूर भी दिया हुआ है, इस कारण से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आर का वैल्यू तो कितना दिया हुआ है 1.25 मीटर, तो ये वाला इतना हो गया। तो ये जो ओमेगा आएगा, देखो इसको भी ऐसा यूनिट में यूज किए हैं, इसको भी ऐसा यूनिट में किए हैं, तो ये ऐसा यूनिट में आएगा, मतलब किस में आएगा, ये रेडियन पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 25 से 5 बार में, ये 25 से ये 40 बार में। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 8, इतना हो गया। और आपको बोल रहा है क्या कि रेवोल्यूशन पर मिनट में बताना था, ये तो ऐसा यूनिट में ना है जी, तो ये आ गया रेडियन पर सेकेंड में, और आपको क्या बताना है, रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो ये तो पर सेकेंड है, मैंने 1 सेकेंड का है, तो इसका मतलब अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई आप करिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियन पर मिनट हो जाएगा। आपको रेडियन में नहीं, रेवोल्यूशन में बोल रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि रेवोल्यूशन को रेडियन में करते हैं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन को रेवोल्यूशन में करिएगा तो 2 पाई से डिवाइड करिएगा, तो ये हो जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब इसी को हम लोग को डील कर लेना है। तो ये कितना हो गया, अगर इसको देखिएगा तो ये हो गया, यहाँ से 30 हो गया, और ये बाहर निकल गया कितना 2√2, तो ये हो गया 60√2 बाई पाई, यही ना हो गया। इसी को डील कर लीजिएगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, तो डाटा पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 60 और √2 हो गया 1.414, और 1/पाई, तो 1/पाई तो होता था 0.32 के बराबर। इसी को डील कर लीजिए आप, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 1 0 और डेसिमल, तो इतना आ गया इंटू 1.414। तो चलिए 1.4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही वाला हो जाएगा क्या, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 8 9 चक्का 36 के 6 बाकी 3 4 3 7 192 8 8 9 7 16 1 1 2, इतना मतलब 26.88 रेवोल्यूशन पर मिनट, 27 अप्रोक्स, तो अप्रोक्स 27 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं, आप समझ रहे होंगे। क्लास में भी हम चर्चा कर चुके थे कि जैसी सीमेंट मिक्सिंग वाला प्रॉब्लम देगा, दिमाग नहीं लगाओ, सीधे यहाँ वाला का भी होगा √LG के बराबर। भी पूछता तो डायरेक्ट यहीं से प्रोसीड कर जाते, समझ आ रहा है कि नहीं। ओमेगा पूछा है तो यहाँ से डील कर लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं। दिया हुआ है इन दी फिगर शोन ABC इज ए यूनिफॉर्म वायर, ठीक है। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वायर लाइज वर्टिकली बिलो पॉइंट A, अच्छा, देन BC बाई AB इज क्लोज टू। अच्छा, ये बोल क्या रहा है कि एक वायर जो है वो इस टाइप से बेंड किया हुआ है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, और बोल रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना इसके जस्ट नीचे, तो कहाँ पर है ये नहीं पता है, कहीं ना कहीं इसके नीचे में होगा, कहीं पर भी होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं होगा इसी के नीचे में। कहाँ है ये नहीं बोला है, बस बोला है कि इसके नीचे में कहीं ना कहीं है। तो आपको क्या करना है कि इसके लेंथ का और इसके लेंथ का क्या करना है, रेशियो निकालना है। और ये एंगल कितना दे दिया है आपको, 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक पार्ट इसको मान लेंगे, एक पार्ट इसको मान लेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि M1 x1 बराबर हो जाएगा M2 x2 के, ठीक है। एक ये है, एक A है,
ये है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो अगर इसका मास कुछ होगा और इसको x1 दूरी पर मानिएगा तो इसका भी m2 और x2 हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो ऐसा करते हैं ना कि इसका लेंथ हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि L1 मान ले रहे हैं, इसका लेंथ कितना मान ले रहे हैं, L2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, L1/2 दूरी पर। तो AB का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इससे कितना दूर होगा, तो ऐसा करते हैं कि इसका कंपोनेंट ले लीजिए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना में से इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये वाला हो जाएगा L1/2 cos 60 डिग्री, तो 1/2 मतलब L1/4, तो ये L1/4 हो गया। और ये वाला कितना हो गया, ये वाला, तो ये वाला है टोटल L1, तो ये वाला हो जाएगा L1 cos 60 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा, समझना भी हम क्या किए, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसका हम लोग क्या किए कि इसका कंपोनेंट ऐसे तोड़ दिए, तो हमको ये मालूम चल गया। हमको यहाँ से ना देखना है m1 x1 बराबर करना है m2 x2, तो ये हमको जानना है, ठीक है। तो ये वाला तो हम जान गए, और ये कितना होगा, तो ये L1 है, ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा L1 cos 60 डिग्री मतलब L1/2। तो ये L1/2 है, ये L1/4 है, इसका मतलब ये वाला जो गैप होगा वो किसके बराबर होगा, L1/4 के बराबर। दिस माइनस दिस करिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो ये L2 माने हैं, इसका मतलब यहाँ से कितना दूर पर, तो यहाँ से हो जाएगा L2/2 दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ से कितना दूर पर होगा, तो ये वाला कैसे निकलेगा, तो ये वाला हो गया L2/2 माइनस ये वाला L1/2, तो ये हो गया L2 माइनस L1/2। तो अब क्या हो गया कि हमको इससे कितना हॉरिजेंटली ये है मालूम है, इससे ये कितना हॉरिजेंटली है मालूम है, यहाँ पर है, तो हमको इससे हॉरिजेंटल निकालना है ना डिस्टेंस, ठीक है। और हम लोग को पता है कि अगर यहाँ सेंटर ऑफ मास है तो m1 x1 बराबर हो जाएगा m2 x2 को। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो L1 इंटू लैम्डा, लैम्डा मान लिए हैं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो m1 और इससे दूरी कितना L1/4, ये बराबर होगा उसके मास के, तो हो जाएगा L2 इंटू लैम्डा, और इससे दूरी थी, इससे दूरी हो गया L2 माइनस L1/2, इसी के बराबर हो जाएगा। इसको डील कर लीजिएगा, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ से हो गया कितना, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया L1 स्क्वायर, और ये हो गया L2 स्क्वायर माइनस, अच्छा ये इधर ना गया है, तो ये हो गया है 2L2 स्क्वायर माइनस 2L1 L2। तो हम लोग को निकालना क्या है, BC/AB, तो BC को L2 माने, मैंने L2/L1 निकालना। तो ऐसा करिए ना कि इसको डिवाइड कर दीजिए L1 से, तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा L2/L1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी L1 स्क्वायर से कर दीजिएगा, तो 2L2/L1 बताए थे ना, हमको यही वाला कैलकुलेट करना है, तो इसको x मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, L2 माइनस L1 को x मान लिए हैं, कैसे डील करते हैं हम आपको क्लास में बता चुके हैं कि कैसे दिमाग क्लिक करता है, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2, a के जगह पर इतना, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12, चलो लिख देते हैं /4। तो ऐसा करते हैं कि इससे 4 बाहर निकालोगे तो 2 होगा, तो 4 बाहर निकालोगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 आ गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने कॉमन हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस √3/2, माइनस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब यही रेशियो होगा। अच्छा डेसिमल में दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 1.732 और 1 जुटेगा तो हो जाएगा इतना/2,
तो ये बराबर हो जाएगा किसके 1.366, तो 1.366 के आसपास। तो इसका मतलब 1.37 के बराबर होगा, 1.37। ठीक है, कुछ नहीं किए छोटू, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि बोला है कि इसका और इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसका और इसका जो नेट सेंटर ऑफ मास है वो इससे जस्ट नीचे, माने इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। और जब इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा तो इससे हम इसके सेंटर ऑफ मास का दूरी निकाल लिए हॉरिजॉन्टल वाला, और इससे भी निकाल लिया, डील कर लिए। ठीक है, इसको एक ढंग से और बना सकते हैं, कैसे, जो सिंपल मेथड है कि ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो इसका लेंथ हम लोग L1 माने थे, इसका लेंथ L2 माने थे। ठीक है, तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या है, इसके नीचे, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास नेट। तो अगर हम क्या करें कि इसको y मान लिया और इसको x मान लेते हैं, x एक्सिस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये L1 है, ये 60 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा L1 cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा L1/2। तो इस दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट है जो कि यहाँ पर है L1/2 पर। समझ में आया क्या बोले, ये L1 है। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा L1 cos 60 डिग्री, तो L1/2। तो ये जितना है इसका मतलब क्या हो गया कि इसी पर ना है सेंटर ऑफ मास जी, मतलब नेट सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इतना है, तो x कोऑर्डिनेट इतना है सेंटर ऑफ मास का, ये बराबर किसके होगा, इसके m1। तो m1 कितना हो जाएगा L1 इंटू लैम्डा इंटू इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। इसको एक अलग मान लिए, इसको एक अलग मान लिए, तो बड़ा बड़ा बॉडी रहता तो बताए थे ना कि समेट के सेंटर ऑफ मास पर देखते हैं, समेट के सेंटर ऑफ मास पर देखते हैं। तो ये हो गया L1/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा L1/2 cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना L1/4। L1/2 ये पूरा L1 था, ये वाला कितना हो जाएगा L1/2, तो इसका cos 60 डिग्री इतना। तो M1 x1, ठीक है, प्लस M2 इंटू x2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L2/2 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट बाई L1 लैम्डा प्लस L2 लैम्डा। टोटल मास इसको डील कर दीजिएगा, लैम्डा को कॉमन करके कैंसिल कर दीजिएगा, और 2 से यहाँ से, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया देखिए L1² प्लस L1 L2। ठीक है, ये बराबर हो गया L1²/2 प्लस L2²। तो यहाँ से कितना आ गया देख लीजिए, L2², 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 2L2², और यहाँ हो गया 2L1²। ठीक है, इसको इधर फेंकिएगा तो हो जाएगा माइनस L1², और यहाँ भी 2 है तो इसको यहाँ होगा इतना इक्वल टू 0। सबको उधर फेंक करके कर लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके करिएगा, चलाएगा। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, तो दिस बाई दिस, माने L2/L1 चाहिए, तो L2/L1 में क्वाड्रेटिक ले लीजिए, L1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 यहाँ से हो जाएगा L2/L1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2 L2/L1 इक्वल टू 0। इसी को x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक लगा दीजिएगा, चल आएगा। ठीक है, तो जो करिए, मैंने सेंटर ऑफ मास, नेट सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, 2 बॉडी है, तो एगो इधर होगा एगो इधर होगा, तो M1 x1 M2 x2 ऐसे कर दिए। बस ये दूरी नहीं ले लेना, इससे हॉरिजॉन्टल दूरी लोगे ऐसे। ठीक है, और कोऑर्डिनेट मान के भी बना सकते हो, तो जैसे बनाओ, उससे कोई दिक्कत है नहीं।